सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका इस आज के आयकर के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे सैलरीज इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर के। उसी श्रृंखला में आज हम उससे आगे के कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें लगभग हम सारे रूल्स पहले इसके थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित मैंने काफ़ी सारे वीडियोस आपसे शेयर किए हैं। अब हम उनका इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं कि उन रूल्स को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें वो सारे रूल्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस में उन रूल्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आपने उन रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया है, लर्न कर लिया है। तो इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपको 4 स्थितियाँ दे रखी हैं, 4 A, B, C और D। इन चारों के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए सकल वेतन यानी कि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। इसमें आपको वार्षिक वेतन, महंगाई भत्ता यानी कि DA, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस यानी CCA, बोनस, कमीशन ऑन सेल्स और HRA यानी मकान किराया भत्ता, एक्चुअल रेंट पेड और किराए के मकान की जो जगह है, जो स्थान है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको चारों स्थितियों में अलग अलग बता रखा है, आगरा, अजमेर, जयपुर और दिल्ली। इसी के अकॉर्डिंग हम HRA की कैलकुलेशन जब करते हैं, एग्जाम्प्टेड पोर्शन निकालते हैं, तो हमें ये जगह का इस्तेमाल हमें वहाँ पर करना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको इसके लिए ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो आप इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। इसमें आपको इसी तरह से 4 कॉलम्स अलग अलग बना लेने हैं, A, B, C और D। तो बेसिक सैलरी की हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। फॉर A इट इज़ 40,000, फॉर B 50,000, for C 60,000 and for D it is 70,000 रुपीज़। देन DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये भी आपको चारों A, B, C और D के लिए दे रखा है, 30,000, 20,000, 10,000 और 20,000। लाइकवाइज CCA यानी कि सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस यानी कि शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ये पूरी तरह से कर योग्य यानी कि टैक्सेबल भत्ता होता है। तो ये भी आपको चारों का दे रखा है अलग अलग, आप दिखा देंगे एग्जैक्टली सेम। बोनस भी हमारा पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। तो 10,000, 15,000, 18,000 और 10,000, चारों स्थितियों में आप चारों खानों में अलग अलग इसको दिखा देंगे। नाउ कम टू कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल सिर्फ D के लिए दे रखा है 1% की दर से 25,000 रुपये। तो ये बिक्री पर फिक्स्ड रेट से जब भी हमें कमीशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है तो उसे हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम HRA की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमें इस कमीशन ऑन सेल्स को सैलरी में इंक्लूड करना होगा D के लिए। तो ये आपका 25,000 आपने संबंधित कॉलम में दिखा दिया। अब हम बात करेंगे HRA की। HRA जो है A में 18,000, B में 6,000, C में 36,000 और D में 37,500 आपको दे रखा है। तो इसके लिए हमें इसके एग्जाम्प्टेड पोर्शन की गणना करनी होगी और इस HRA में से उस एग्जाम्प्टेड पोर्शन को घटाकर हमें टैक्सेबल पोर्शन यहाँ HRA का दिखाना होगा। तो ये कंप्यूटेशन नीचे वर्किंग नोट में मैंने कर रखी है, आपके सामने आ रहा है ये। तो जैसे कि हम पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसके लिए HRA का जो एग्जाम्पशन है उसके लिए हमें 3 चीज़ों को कंपेयर करना होता है। पहली होती है एक्चुअल HRA रिसीव्ड यानी कि वास्तविक में मकान किराया भत्ता जो प्राप्त हुआ, वो चारों स्थितियों में आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा, हमें दूसरे पॉइंट में रेंट पेड में से वेतन का 10% घटाना होता है। रेंट पेड आपको बता ही रखा है क्वेश्चन में। A के लिए रेंट पेड है 36,000, B के लिए 14,000, C के लिए 40,000 है और D के लिए है 40,000, सेम ही है COD का। तो इसमें से हमें 10% सैलरी का घटाना है। इस पर्पस के लिए जो सैलरी होती है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बात कर चुके हैं, वो होती है मूल वेतन में हम जोड़ देते हैं यदि हमारा महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार है उसे, और बिक्री पर जो कमीशन है फिक्स्ड रेट से अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर महंगाई भत्ते के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि ये सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सैलरी A के लिए 40,000, B के लिए 50,000 मूल वेतन,
सी के लिए 60,000 और डी के लिए 70,000 प्लस 25,000 जो कि बिक्री पर कमीशन है वो 95,000 होगा। तो इनका 10% संबंधित का आप घटा देंगे रेंट पेड में से। तो ए के लिए सेकंड जो है वो 32,000 आ जाएगा और बी के लिए ये 9,000 आएगा, सी के लिए 34,000 और डी के लिए 30,500। ये सेकंड पॉइंट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी आपके पास आ जाएगा। देन इन थर्ड पॉइंट we should have 40% or 50% of salary. As we discussed it before कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इन चारों में हमको 50% ऑफ सैलरी लेना होता है और बाकी सभी जगहों पर हमें 40% ऑफ सैलरी इसमें लेना होता है। तो सिर्फ डी को छोड़कर बाकी तीनों जगहों के लिए आगरा, अजमेर और जयपुर, क्योंकि ए में आगरा है, बी स्थिति में अजमेर और सी में जयपुर, इन तीनों के लिए हमको इन संबंधित सैलरीज जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताई है सैलरी फॉर एचआरए का 40% लेना है और अंतिम डी के लिए हमें सैलरी फॉर एचआरए का 50% यानी 50% लेना है। तो ये हमको तीसरे पॉइंट में रख लेना है। अभी ए, बी और सी में जो सबसे कम होगा विच एवर इज़ लेस वो हमारे पास होगा एग्जाम्पशन एचआरए का। तो ए स्थिति में 16,000, बी में 6,000, सी में 24,000 और डी में 30,500 होगा आपका ये एग्जाम्पशन। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड ए के लिए 18,000, इसमें से एग्जाम्पशन घटाइए 16,000, तो ए का टैक्सेबल पोर्शन होगा 2,000। बी का 6,000 एक्चुअल एचआरए रिसीव जिसमें से 6,000 की एग्जाम्पशन मिल गई, निल होगा। सी के लिए 36,000 माइनस 24,000 12,000 और डी के लिए 37,500 माइनस 30,500 7,000। तो ये आप इनका टैक्सेबल पोर्शन ऊपर दिखा देंगे। तो आपके पास जो जो मैंने बताया वर्किंग नोट में अभी वो एचआरए का टैक्सेबल पोर्शन आप ए, बी, सी और डी में शो कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई रेलेवेंट। तो इनका जो टोटल है दैट विल बी ग्रोस सैलरी। सो फॉर ए इट इज़ 84,000, फॉर बी 95,000, फॉर सी इट इज़ 1,05,000 एंड फॉर डी इट इज़ 1,41,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे पास एचआरए का ही पॉइंट था जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी पहले देख चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। श्री मोहन प्रकाश जोधपुर में एक एम्प्लॉई हैं, उनको 2,500 रुपया प्रतिमाह मूल वेतन, 1,250 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ता, 850 रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए और बिक्री का 1% कमीशन प्राप्त होता है। गत वर्ष में उन्होंने 4 लाख की सेल करी, मतलब 4 लाख का 1% बिक्री पर कमीशन हो जाएगा और वो एक्चुअल रेंट जो पे करते हैं दैट इज़ 900 रुपीज़ पर मंथ, मीन्स 900 इंटू 12 आपके पास जो आएगा दैट विल बी एक्चुअल रेंट पेड। वो और उनका नियोक्ता यानी कि उनका एम्प्लॉयर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% दोनों लोग भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में उन्होंने 15% की दर से ब्याज की राशि 9100 रुपया भविष्य निधि खाते में जमा की है। तो आपको सकल वेतन की गणना करनी है यदि जो ये प्रोविडेंट फंड है वो वैधानिक है यानी स्टैट्यूटरी है, दूसरा यदि वो प्रमाणित है यानी कि रिकग्नाइज्ड है, और तीसरा यदि वो प्रोविडेंट फंड अप्रमाणित यानी कि अनरिकग्नाइज्ड है। इन दैट केस सो we'll have 3 different columns for 3 different kinds of provident funds. So for first SPF यानी statutory provident fund, for second recognized provident fund and third unrecognized provident fund. So computation of gross salary for assessment year 2020-21. बेसिक सैलरी क्वेश्चन में आपको बताई रखी है कि 2,500 पर मंथ है, सो 2,500 इंटू 12 30,000 एनुअल। DA 1,250 1,250 पर मंथ इंटू 12 15,000 एनुअल, तीनों में सेम रहेगा। कमीशन ऑन सेल्स 4 लाख का 1% 4,000। HRA इसका जो रिसीव्ड है वो है 850 पर मंथ, सो फॉर 12 मंथ इट विल बी 10,200। इसमें से आपको एग्जाम्पशन लेस करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि हमको एग्जाम्पशन देनी कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई थिंक हमने तीनों में एचआरए का पॉइंट डिस्कस करा है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। तो एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए वी शुड कंपेयर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड विच इज़ 10,200,
इन बी पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड 900 मंथली के अकॉर्डिंग, 900 into 12 minus 10% of salary. For the purpose of HRA, salary will be basic salary plus इसमें आएगा आपका DA अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ सर्विस, जो सेवा की शर्तों के अनुसार हो. और तीसरा हम यहाँ पर बिक्री पर कमीशन को लेते हैं, जो कि आपको 4000 दे रखा है. तो इसके अंदर आपको इन तीनों को ऐड कर लेना है. तो ये देखिए आप यहाँ पर सैलरी फॉर HRA 30,000, बेसिक 15,000 DA एंड 4,000 कमीशन ऑन सेल्स. सो इट इज़ 49,000. 49,000 का 10% आप ले लेंगे यहाँ पर, तो इसको आप लेस कर लीजिए. 5,900 सेकेंड पॉइंट में आपके पास आ जाएगा. एंड इन थर्ड पॉइंट 40% ऑफ सैलरी बिकॉज मिस्टर मोहन प्रकाश is an employee at Jodhpur. So 49,000 into 40%, 19,600. whichever is less, तीनों में से कम है 5,900. तो एग्जाम्शन आप दे देंगे 5,900 की. सो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ HRA विल बी 4,300. राइट. तो ये आपका आ जाएगा HRA का. इसके बाद आपको बात करनी है प्रोविडेंट फंड की. तो प्रोविडेंट फंड के अंदर जब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी और अनरिकग्नाइज्ड की, तो वहाँ पर ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है और इंटरेस्ट, इसके लिए कोई भी आपको जो है देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जाम्प्टेड होता है. इसमें कंट्रीब्यूशन जितना भी हो एम्प्लॉयर का, वो पूरी तरह से एग्जाम्प्टेड होता है, स्टैट्यूटरी में भी और अनरिकग्नाइज्ड में भी. तो इसमें हमें ध्यान नहीं देना है, कितना भी हो इसलिए एग्जाम्प्टेड होगा. और एक्सेस इंटरेस्ट जो है प्रोविडेंट फंड में, वो भी इन दोनों कंडीशंस में एग्जाम्प्टेड होता है. हमें नहीं देखना होता कि किस रेट से दिया गया, जितना भी क्रेडिट किया जाए वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्टेड होता है. बट फॉर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हमें ये देखना होता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो इंटरेस्ट है वो 9.5% से ज़्यादा क्रेडिट नहीं किया होना चाहिए. तो इसके लिए हमको रिकग्नाइज्ड के लिए वर्किंग नोट आप देखिए, एक्सेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF. जैसा कि मैंने बताया कि सैलरी के 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अभी जो उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सैलरी और महंगाई भत्ते का 14%. देखिए भविष्य निधि में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के दोनों के योग के 14% के बराबर है. तो एक तो आपको ये देखना है, क्योंकि महंगाई भत्ता यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार है, इसीलिए हमने इसको वेतन के साथ शामिल किया है फॉर फर्दर कैलकुलेशंस. दूसरा, मूल वेतन और महंगाई भत्ते का जो योग है वो है 45,000. उसके 14% के बराबर इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, जबकि ये जो है 12% के बराबर 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सैलरी के. सैलरी यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए हमको कौन सी लेनी है, मूल वेतन प्लस DA जो सेवा की शर्तों के अनुसार है, प्लस कमीशन ऑन सेल्स को भी इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर. तो 49,000 के 12% से ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन 420 रुपये एक्सेस आ रहा है आपका, तो इस 420 को आपको टैक्सेबल मानना है, ऊपर स्टेटमेंट में दिखाना है. दूसरा, RPF में जो इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो भी 9.5% ही है. 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए. तो यहाँ पर 9100 रुपया जो है 15% की दर से क्रेडिट किया गया है. तो 15%, और जबकि होना कितना चाहिए 9.5% मैक्सिमम. तो 15 और 9.5 का डिफरेंस जो है वो आपका आ जाएगा 5.5%. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम पहले बात कर चुके हैं. इंटरेस्ट आपका जो क्रेडिट किया गया वो आपको 9100 अपॉन में किस रेट से क्रेडिट किया गया 15, राइट, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट क्रेडिटेड, जिस रेट से किया गया माइनस 9.5. तो ये आपका 15 माइनस 9.5 यानी कि 5.5. तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 3337 आपके पास आ जाएगा. ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि 9100 जो है वो 15% की रेट से है, तो 9.5 की रेट से कितना होता है ये 9100 अपॉन 15 इंटू 9.5. तो उसको आप 9100 में से डिडक्ट करेंगे, तभी भी ये इतना ही आएगा 3337. तो ये आपका एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो गया 9.5 के अलावा, 9.5% से ऊपर, तो 3337. तो इन दोनों को आपने यहाँ पर शो कर देना है. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF
एक्सेस जो था 420 टैक्सेबल पोर्शन, और दूसरा एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ 3337, ये हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इस तरह से कैलकुलेशंस करके स्टेटमेंट में हम इसको शो कर देंगे। तो अब आप इसका ग्रॉस सैलरी का टोटल लगा लीजिए। पहली स्थिति में 53,300, दूसरी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की स्थिति में 57,057, और तीसरी अनरिकॉग्नाइज यानी कि अप्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में 53,300 ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमें भविष्य निधि के लिए कैलकुलेशंस करनी है। तो एक बार मैं इसको आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि भविष्य निधि के लिए हमारा क्या रहता है। जो कंट्रीब्यूशन है नियोक्ता का, वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत कर मुक्त होता है, लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की दशा में वेतन के 12% तक कर मुक्त होता है। वेतन से हमारा अभिप्राय मूल वेतन प्लस सेवा की शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ता प्लस कमीशन ऑन सेल्स। और तीसरा जो अप्रमाणित भविष्य निधि है, उसमें भी नियोक्ता के अंशदान की पूरी राशि कर मुक्त होती है। इसी तरह से भविष्य निधि में जमा राशि पर जो ब्याज दिया जाता है, वो वैधानिक और अप्रमाणित भविष्य निधि दोनों की दशा में जमा ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त होता है, जबकि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर खाते पर ब्याज 9.5% की दर से कर मुक्त होता है। और इसमें हम फॉर्मूला से आधिक्य की राशि निकाल लेते हैं। जो फॉर्मूला पहले मैं बता चुकी हूँ, जमा हुई ब्याज की राशि अपॉन जमा ब्याज की दर मल्टीप्लाइड बाय जमा ब्याज की दर माइनस 9.5%। तो ये इसका शॉर्ट में मैंने आपको रिपीट भी कर दिया ब्रीफली कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सॉल्यूशंस थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको रूल्स क्लियर होंगे। तो इसमें आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियोस और पीडीएफ की फॉर्म में आपसे शेयर करूंगी। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।